इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शेयर इन अ कंपनी, शेयर की कौन सी इनमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? शेयर कैन बी ट्रांसफर थ्रू सेल, गिफ्ट, इनहेरिटेंस और विदाउट ओनर्स अप्रूवल, नहीं सॉरी, और इनहेरिटेंस विदाउट ओनर अदर ओनर्स अप्रूवल, ठीक है, ये तो है। शेयर होल्डर हैव द राइट टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग्स, बिल्कुल ठीक है, ये भी है। ओनरशिप राइट इंक्लूडिंग रिसीविंग डिविडेंड आर ट्रांसफर टू द न्यू ओनर अपॉन शेयर ट्रांसफर, ये बात भी ठीक है। शेयर इन टाइटल दी होल्डर टू अ फिक्स्ड एनुअल इनकम रिगार्डलेस ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस, क्या हमने कोई ऐसी बात पढ़ी है कि ओनर को फिक्स इनकम मिलती रहेगी रिगार्डलेस ऑफ द परफॉर्मेंस? नहीं, वो तो बॉन्ड होल्डर के लिए होता है ना भाई, कि जो उसको फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन शेयर होल्डर के लिए तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, कंपनी की मर्जी है डिविडेंड कब देना चाहे कब ना दे। What does the concept of limited liability primarily protect the shareholder from? Limited liability का कैप लगने के बाद क्या हो जाता है, उसकी liability restrict हो जाती है to the extent of their investment। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं। ऑप्शन 1, being held responsible for the company's operational decision, नहीं, गलत। Having to contribute the company's management, कोई ऐसी बात पड़ी थी कि भाई बंदा जो है वो मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट करना पड़ जाएगा, कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा अगर लिमिटेड लायबिलिटी होगी, नहीं, ऐसी भी बात नहीं थी। बीइंग पर्सनली लायबल फॉर द कंपनीज दैट बियॉन्ड देयर इन्वेस्टमेंट, नहीं, बियॉन्ड देयर इन्वेस्टमेंट की बात नहीं थी क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी में थी ऐसी बात। तो पेइंग टैक्सेस ऑन द कंपनीज प्रॉफिट, अब बताओ क्या है इसमें से? बीइंग पर्सनली लायबल फॉर द कंपनीज दैट बियॉन्ड देयर इन्वेस्टमेंट, कौन सा सही है? सी सही है ना? क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला है, कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी किस चीज से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, बियॉन्ड देयर इन्वेस्टमेंट। अब आप ऐसे पढ़ के आप लोगों को कंफ्यूज किया मैंने कि भाई बियॉन्ड देयर इन्वेस्टमेंट तो कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता, अब तुम लोगों ने ऊपर का सेंटेंस यहाँ पे मिस कर दिया, सही है, तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ ट्रिक हो गए हम लोग। इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिट बाय गारंटी द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज अप टू द गारंटीड अमाउंट, अगर शेयर कैपिटल तो ठीक है, लिमिटेड टू द अमाउंट दे हैव एग्रीड टू कंट्रीब्यूट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, डी ठीक हो गया। हाउ आर क्रेडिटर्स इन्फॉर्म दैट कंपनी हैज अ लिमिट लायबिलिटी, क्या पढ़ा था हमने? बाय इंक्लूडिंग द वर्ड लिमिट एट द एंड ऑफ दैट सेम, ठीक हो गया। कौन सा ऑप्शन है इसमें? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज कंसिडर्ड एज अ बॉडी, कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन? अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड इन द कोऑपरेटिव लॉ, नहीं भाई, हमने किया था, बात की थी कि बट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी, और वो एंटिटी जिसको लॉ ने कहा कि भाई ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो कॉर्पोरेट सोसाइटी इज एन एक्सेप्शन, डेफिनेशन के अंदर फॉलो नहीं करता, ठीक है। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी से दोस्त रहा, ठीक है। एनी एंटिटी स्पेसिफाइड बाय द कंसर्न मिनिस्टर नॉट मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी, नहीं, ये डज नॉट आ रहा है, तो यानी सही क्या हुआ? बी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अ फॉरेन कंपनी इज डिफाइंड एज अ कंपनी दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, नहीं, हमने बोला आउटसाइड पाकिस्तान इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, पहला ऑप्शन ये गलत हो गया। इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, ठीक है, बट हैज लाइसेंस ऑफिस और कंडक्ट बिजनेस पाकिस्तान, ये ठीक लग रहा है, आगे देख लेते हैं। ओनली इंपोर्ट गुड टू पाकिस्तान, नहीं। इज लिस्टेड ऑन द PSX, नहीं, तो ऑप्शन सही है पार्ट बी। अच्छा जी, केस स्टडी, एक अच्छी केस स्टडी कंपनी लिमिट बाय शेयर और लिमिट बाय गारंटी के ऊपर। ऑनलाइन वालों आप लोग ने ये केस स्टडी अटेम्प्ट की थी? ऑनलाइन वाले ज़रा मुझे बताएं कि ये आप लोग ने केस स्टडी अटेम्प्ट की थी या नहीं? यस, समझ आई चीज़ें? मोहसिन, अली नूर, समझ आई? आसान था मुश्किल था? अगर बोलोगे आसान था तो फिर बढ़ा देंगे डिफ़िकल्टी अगली बार से, लेकिन मुनासिब था, सही है। ग्रीन टेक सोल्यूशन लिमिटेड इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, खुद बोल रहे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, स्पेशलाइजिंग इन ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, यानी कि वो कोई बिजली प्रोड्यूस करता है। वो मैंने एग्जांपल इसकी देखी थी एक, जैसे वो नहीं होते विंड टाइप के, विंड पंप हो गए या जो जिस तरह के हो गए जो घूमते हैं पंखे जैसे, वो भी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में आता है। विदाउट इशूइंग एनी शेयर कैपिटल, यानी क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। द कंपनी वॉज एस्टेब्लिश विद 10 फाउंडिंग मेंबर्स ईच ऑफ whom अग्री टू अ लिमिट ऑफ 15,000, यानी कि 10 दोस्तों ने बनाई और एक बंदे ने बोला मेरी गारंटी की अमाउंट कितनी है, 15,000 रुपये। आफ्टर सेवरल ईयर ऑफ ऑपरेशन ग्रीन टेक सोल्यूशन लिमिटेड अंडरटुक अ मैसिव प्रोजेक्ट टू डेवलप अ न्यू सोलर पैनल टेक्नोलॉजी। काफ़ी सालों के बाद इनको ख्याल आया कि भाई अब सोलर पैनल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू अनफोर्सीन कॉम्प्लिकेशंस एंड मार्केट चैलेंजेस द प्रोजेक्ट फेल। अब ये हो गया, प्रोजेक्ट इनका कामयाब ना हो सका, रिजल्टिंग इन द कंपनी फेसिंग लिक्विडेशन, और यहाँ तक बात पहुँच गई कि कंपनी बंद होने को आ गई। नाउ एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ग्रीन टेक सोल्यूशंस लिमिटेड हैड एक्यूमुलेटेड डेट टोटलिंग टू ₹1,20,000, यानी कि कंपनी के पास वाइंडिंग अप का टाइम आ गया और जो टोटल डेट पे ऑफ करने वो कितने,
1,20,000, ठीक हो गया। एक बंदे की गारंटी कितनी है? अगर मैं ऐसे ही पूछूं कि टोटल कंपनी की गारंटी कितनी है, तो वारे में घाटे में? वारे में चलना है। पढ़ते हैं क्या पूछता है। व्हाट इज द टोटल गारंटीड अमाउंट प्रोवाइडेड बाय ऑल मेंबर्स? कितनी है? 1.5 लाख। कैसे आया? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15। गिवन दैट द कंपनी टोटल डेट एट लिक्विडेशन, हाउ मच ऑफ द डेट कैन बी कवर्ड बाय द टोटल गारंटीड अमाउंट फ्रॉम द मेंबर्स? 100% डेट कवर हो सकता है, ठीक है। इफ ईच मेंबर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर गारंटी, कैलकुलेट द रिमेनिंग डेट आफ्टर अप्लाइंग टोटल गारंटीड अमाउंट। कोई रिमेनिंग डेट बचता है? कोई रिमेनिंग डेट नहीं बचता। हाउ वुड बी द सिचुएशन डिफर if Green Tech Solutions Limited was a company limited by shares and each member have fully paid share worth रुपीज़ 15,000? ठीक है, तो अब इस केस में क्या पे करना पड़ेगा अगर लिमिट बाय शेयर्स भी होता तो? ये पूछ रहा है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पे करना पड़ता, क्यों? क्योंकि फुली पेड शेयर है। अगर ये बोलता कि पार्टली पेड शेयर है तो फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे करना पड़ता। अगर डेट फिर भी कम पड़ रहा होता तो पहले तो 15,000 देते और फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन द अनपेड शेयर। लेकिन अकलमंदी की बात ये कि पहले बोलोगे कि भाई पहले पार्टली पेड शेयर्स का जो है वो सारा कुछ ख़त्म करोगे, वो पे करोगे, उसके बाद गारंटी देंगे ना, ठीक है, जो पहले जो बनता है वो देंगे। अच्छा जी, ये हो गई हमारी केस स्टडी जो कि आप लोगों को लगी आसान। अब कोशिश करेंगे थोड़ी सी मुश्किल बनाने की। तो बस इसका सॉल्यूशन भी हम ज़रा देख लेते हैं, नज़रों से घुमा लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 इसका, इसमें क्या किया, 4 केसेस इसने पूछे तो तमीज़ से सवाल को इज्जत देके ना प्यारी प्यारी हेडिंग बना के सवाल का आंसर दिया है। टोटल गारंटीड अमाउंट ऐसे नहीं बोल दिया 1.5 लाख फटाक से नहीं बोला। हमने बोला भाई टोटल गारंटीड अमाउंट हम निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके, इस चीज़ को करके, और फिर उसको ना थोड़ा सा तमीज़ से सवाल को इज्जत देके बता दिया। फिर कवरेज ऑफ डेट हमने ये नहीं बोला भाई पूरा पे है, थोड़ा सा जो ना उसको सवाल को इज्जत दे दी कि टोटल डेट हमारे पास 1,20,000 था और टोटल गारंटी थी 1.5 लाख। चूँकि डेट फुली कवर हो रहा है इसलिए कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं है। रिमेनिंग डेट फिर हम बोलेंगे भाई फुली कवर हो रहा है इसलिए कोई भी रिमेनिंग डेट नहीं है। और गारंटी तो इवन मोर देन दैट द गारंटी जो है डेट वाज लेस देन दी गारंटीड अमाउंट, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द गारंटी वाज इवन मोर देन दी अमाउंट ऑफ डेट। सिचुएशन इफ अ कंपनी लिमिट बाय शेयर, तो बोलेंगे भाई फुली पेड है और कोई अनपेड अमाउंट भी नहीं है, पार्टली पेड शेयर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस केस में कोई लायबिलिटी इनकी नहीं होगी। तो आई होप होमवर्क आप लोगों को समझ आ रहे हैं। अच्छा यार, ये ऑनलाइन वालों तरह एक बात तो बताओ कि ये होमवर्क दिया करूँ, अटेम्प्ट कर रहे हो या कोई बर्डन वर्डन लग रहा है? आसानी से हो रहा है अटेम्प्ट? नो बर्डन, बेहतरीन। बाकी लोग बताओ कौन है भाई बाकी लोगों में? मोहसिन शोएब भी जवाब दे रहा है, दे दिया करें नो बर्डन। अली नूर, ठीक है। शफक खान और SMRZ, ये कौन है भाई? ठीक हो गया, अच्छी बात है यार, उन लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो जी, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास में हमने थोड़ी सी चीज़ें पढ़ के इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस में मूव करना है, प्रोवाइड डेट कि हमारे पास एक अच्छा वक्त बचे। अच्छा जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। कंपनी की बेसिकली कुछ टाइप्स ऑफ कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इसके अंदर हम फर्दर स्टडी करेंगे कि कितनी टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनी होती हैं और कितनी टाइप्स ऑफ पब्लिक कंपनी होती हैं। प्राइवेट कंपनी में फर्दर 2 तरह की कंपनी होती हैं, एक होती है सिंगल मेंबर कंपनी, एक होती है अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी पे हमने थोड़ा सा तस्करा जो है वो कल छेड़ा था कि सिंगल मेंबर कंपनी में एक ही बंदा मेंबर होता है, वही बंदा डायरेक्टर होता है, ठीक है। कोई एम्प्लॉय वगैरह हो सकता है लेकिन मेंबर कोई और नहीं होगा, एक ही बंदा होगा। तो सिंगल मेंबर कंपनी पे हमने थोड़ी सी बात कल की थी। अच्छा, फिर होती हैं कुछ कंपनीज अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, यानी कि वो बाकी प्राइवेट कंपनीज जिनके मालिकान 2 या 2 से ज़्यादा हैं बट नॉट मोर देन 50, तो वो बाकी सारी प्राइवेट कंपनीज में आ जाती हैं। अदर देन ऐसे मतलब अदर प्राइवेट कंपनीज, ठीक हो गया। फिर आती है पब्लिक कंपनी। अच्छा, ये ख़त्म नहीं कर रहा बात, ये आगे फिर खुल ली है डेफिनेशन की प्राइवेट कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, SMC क्या होती है। ये एक ओवरव्यू है कि भाई प्राइवेट में कितनी चीज़ें आती हैं और पब्लिक में कितनी चीज़ें आती हैं, ठीक है। प्राइवेट में क्या, सिंगल मेंबर कंपनी और अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। पब्लिक कंपनी में फिर फर्दर 2 तरह की कंपनीज, एक लिस्टेड एक अनलिस्टेड। लिस्टेड कौन सी होती है? जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाए, जिसके शेयर्स आर इजीली ट्रेडेबल इन दी मार्केट। और अनलिस्टेड क्या, जिसके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हैं, वो हो गई हमारे पास अनलिस्टेड कंपनी। फिर एक आती है पब्लिक सेक्टर कंपनी। ये क्या होती है, जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो पब्लिक सेक्टर कंपनी आपको वहाँ समझ आ जाएगी। पब्लिक सेक्टर से क्या लग रहा है वैसे? जिसमें पब्लिक का स्टेक हो। चलो डेफिनेशन देखते हैं फिर बता देंगे इसका मतलब क्या है। हाँ जी, गवर्नमेंट की। हाँ, पढ़ क्या है? नहीं पढ़ क्या है भाई बंदा? अच्छा, टैक्स में पढ़ा था। चलो अच्छी बात है, कुछ तो फ़ायदा हो रहा है ऊपर की नॉलेज का नीचे। अच्छा जी, प्राइवेट कंपनी।
अच्छा, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन से पहले अगर मैं तुम्हें पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बताऊँ ना, तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन ना बड़ी मज़े की है। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पता है क्या है? अ कंपनी इज विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, बस दैट्स ऑल, दी एंड डेफिनेशन यही है। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। हाँ, अब आपको प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। यानी कि अगर एग्जाम में वो 4 नंबर के लिए पूछ ले भाई डिफाइन अ पब्लिक कंपनी, तो ये थोड़ी बोलोगे अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, तो वो तुम्हें आधे मार्क भी नहीं देते शायद। ठीक है, तो आपने पब्लिक कंपनी के बाद बताना है भाई अ प्राइवेट कंपनी इज़ वन जो जिसकी ये खसूसियात हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की ना 3 खसूसियात हैं और एक नोट है छोटा सा। 3 खसूसियात हैं और एक छोटा सा नोट है। अ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच रिस्ट्रिक्ट द शेयर ट्रांसफ़र, यानी कि आप इसके शेयर्स किसी को आसानी से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये अगर मुझे पब्लिक कंपनी का शेयर बेचना चाहे तो आसानी से बेच सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनी का शेयर आसानी से नहीं बेचा जा सकता। उसके लिए सारे मेंबर्स की जो प्राइवेट कंपनी के मालिकान हैं उनकी पहले अप्रूवल की ज़रूरत है कि भाई ठीक है मैं जो है वो उस बंदे को बेच दूँ, ठीक है, तो फिर बेचा जा सकता है। अदरवाइज़ बाहर मार्केट में प्राइवेट कंपनी का शेयर्स इजीली ट्रेड नहीं होते। तो इट रिस्ट्रिक्ट द शेयर ट्रांसफ़र, ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक। नंबर 2, लिमिट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़, सॉरी लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50 एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉइज़, यानी कि इसके जो मेम्बरान की तादाद है वो 50 से ऊपर एक्सीड नहीं कर सकती। अगर 50 से कर गई तो फिर आपको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। ठीक है, ये लिमिट करता है कि भाई आपके मेंबर्स 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन इसमें एम्प्लॉयज़ शामिल नहीं है। अगर प्राइवेट कंपनी है और उसके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं तो एम्प्लॉयज़ होते रहे हज़ारों, 250 हों, 300 हों, 600 हों, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो ओनर्स हैं, ओनर्स की तादाद 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है आप? नंबर 3, प्रोहिबिट पब्लिक सब्सक्रिप्शन, यानी कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अखबार में इश्तिहार नहीं दे सकती कि भाई आओ हमारे शेयर सब्सक्राइब कर लो। प्रोहिबिट है, मना है, सख्ती से मना है। जैसे हमने वो ओरिएंटेशन के अंदर डिस्कस किया था ना कि चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ेंगे जो है प्रॉस्पेक्टस एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर एक पब्लिक कंपनी पैसा रेस करना चाहे अवामुन नास से तो वो क्या करेगी, अखबार में इश्तिहार देगी और प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी। उस प्रॉस्पेक्टस को बनाने के कुछ तरीक़ेकार है जो कि चैप्टर 6 में आप लोग स्टडी करोगे। तो पब्लिक कंपनी के लिए क्या है, कोई मसला ही नहीं है, प्रॉस्पेक्टस बनाया, प्रॉस्पेक्टस अप्रूव करवाया, इंग्लिश और उर्दू अखबार में छपवाया और चलो भाई आवाम से पैसा लेना शुरू कर दिया। लेकिन प्राइवेट कंपनी अवामुन नास से पैसे रेस नहीं कर सकती, ये पाबंदी है प्राइवेट कंपनी के ऊपर। बात समझ आ रही है? तो पहली चीज़ क्या होगी, रिस्ट्रिक्ट द शेयर ट्रांसफ़र। नंबर 2, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50 एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉइज़। नंबर 3, प्रोहिबिट पब्लिक सब्सक्रिप्शन। अच्छा, नोट, जॉइंट होल्डर्स आर ट्रीटेड एज वन, जो मैंने कल बात बताई थी वो आदि मानव वाली, याद है कि भाई जब मैं बात कर रहा था आपसे कि हु कैन ओन शेयर्स इन द कंपनी, तो उसके अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट शेयर होल्डर, मिक्सचर ऑफ इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट, या फिर 2 इंडिविजुअल भी मिलकर ले सकते हैं। और फिर उसके अंदर मैंने बात की थी कि जॉइंट होल्डर शैल बी ट्रीटेड एज वन, वो आदि मानव वाली मिसाल कि जॉइंट होल्डर में दोनों क्या है, एक ही यूनिट है। फिर उसके अंदर फिर मैंने एक और मज़ीद बात की थी समझाने के लिए कि सीनियर मेंबर का कॉन्सेप्ट मैंने एक बताया था कि कुछ केसेस होता ये है कि बेसिकली जब जॉइंट शेयर होल्डर होता है तो वो एक सीनियर मेंबर नॉमिनेट कर देते हैं कि भाई ये सीनियर मेंबर है, ये आके डिविडेंड की जो है ना वो सारी चीज़ें देखेगा और डिविडेंड रिसीव करना है, जो भी करना है चीज़ें, ठीक है, और फिर नोटिस, सॉरी डिविडेंड रिसीव बोल रहा हूँ, नोटिस रिसीव करने के सारे मामला देखेगा, मीटिंग अटेंड करेगा, डिसीजन मेकिंग जो हमारी हिस्से की वोटिंग होगी तो वो भी ये दिख रहा होगा। तो सारी चीज़ें जो है वो हमारे बिहाफ पे ये कर रहा होगा। तो सीनियर मेंबर का जो है ना यूजुअली यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है और उसका नाम जो है सर फहरिस्त लिखा होता है, मतलब कि दोनों में से जिसका पहले नाम लिखा होता है ना वो सीनियर मेंबर कहला रहा होता है। बात समझ आती है? तो प्राइवेट कंपनी की डिफरेंट कोई पूछे तो कितनी बातें बताओगे? 3 बातें और एक एक्सेप्शन, रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, प्रोहिबिट द पब्लिक सब्सक्रिप्शन प्रोहिबिट करती है, और फिर तीसरी चीज़ रिस्ट्रिक्ट द शेयर ट्रांसफ़र, शेयर ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं मजीद प्राइवेट कंपनी की जिसके अंदर है हमारे पास सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी में कल काफ़ी हम लोग बात कर चुके हैं, मजीद इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सिंगल मेंबर कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक मेंबर हो और वही मेंबर डायरेक्टर भी होता है, यानी कि सिंगल मेंबर कंपनी में कोई और डायरेक्टर नहीं हो सकता, एक ही मेंबर है और वही डायरेक्टर है। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशंस होती हैं, बस आपकी किताब में इतना लिखा हुआ है ICAP की स्टडी टेक्स्ट में कि सिंगल मेंबर कंपनी में सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक रेगुलेशंस। अच्छा, वो स्पेसिफिक रेगुलेशंस क्या हैं वो आपकी किताब में नहीं बताया। मैंने उससे सर्च किया कि भाई कौन कौन सी ऐसी स्पेसिफिक रेगुलेशन होती हैं, तो पता ये चला कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। ज़ाहिर सी बात है जो एक कंपनी के ऊपर अप्लाई हो रही है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पूरे IFRS से कंप्लाइंस की, तो वो सिंगल मेंबर कंपनी पे थोड़ी होंगी,
उसके ऊपर कुछ लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स होंगी। नंबर 3, प्रोसीजर फॉर चेंजेस इन मेंबरशिप। अगर एक बंदे को सिंगल मेंबर कंपनी किसी और के नाम पर कन्वर्ट करानी है तो उसका प्रोसीजर भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये आपकी किताब में नहीं है, बस सिंगल मेंबर कंपनी के बारे में आपकी किताब में ये लिखा हुआ है कि सिंगल मेंबर कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक मेंबर है, वही मेंबर डायरेक्टर है, एंड सिंगल मेंबर कंपनी में सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक रेगुलेशंस। बस इसके आगे कुछ भी नहीं बताया हुआ। हाँ, एक बात बताई हुई कि सिंगल मेंबर कंपनी वाले बंदे को अपने नाम के आगे एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लगाना है। होमवर्क नंबर 1 याद है अरसलान वाला, जिसके अंदर मैंने बताया था कि अरसलान एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ था, वो प्रॉपर्टी वाला होमवर्क। तो उसके अंदर क्या था, अरसलान के आगे क्या लिखा हुआ था, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। चलो उसी बहाने रिवाइज भी कर लेते हैं कि अगर एक प्राइवेट कंपनी तो वो क्या लगाएगी अपने नाम के आगे, प्राइवेट लिमिटेड। गारंटी लिमिटेड तो क्या लगाएगी, गारंटी लिमिटेड। अनलिमिटेड कंपनी तो क्या लगाएगी, अनलिमिटेड। ठीक हो गया जी। सिर्फ लिमिटेड लगाया तो क्या मतलब है, पब्लिक कंपनी है। बेहतरीन हो गया, अच्छा रिवीजन हो गया। अदर देन एसएमसी, अदर देन एसएमसी को हम प्यार से कह सकते हैं अदर प्राइवेट कंपनीज। एटलीस्ट 2 मेंबर होना ज़रूरी है और प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम के आखिर में लिखवाएगी। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड ऐसे लिखा होता है, प्राइवेट लिखा होता है और फिर ब्रैकेट में ना ऐसे करके लिमिटेड लिखा होता है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर है कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ये बात तो हमने कर ली थी। अब प्राइवेट कंपनी इज विच वन, कौन सी, जिसके अंदर वो 3 से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स और एक छोटा सा नोट आएगा। अच्छा, पब्लिक कंपनी के बारे में आगे फर्दर लिखा हुआ है कि पब्लिक कंपनी में और में नॉट अप्लाई फॉर लिस्टिंग इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अगर इसको अपनी सिक्योरिटीज़ मार्केट में इजीली ट्रेड करनी है, आसानी से ट्रेड करनी है, तो फिर वो क्या करेगा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्टिंग करवा लेगा। लेकिन अगर इसको नहीं करनी तो फिर नहीं करवाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, पब्लिक कंपनी के अंदर फिर फर्दर 2 तरह की कंपनीज आती हैं, एक लिस्टेड जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और दूसरी अनलिस्टेड जो कि लिस्टेड नहीं है। ठीक है। अच्छा, लिस्टेड क्यों नहीं होती कंपनीज, कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो पब्लिक कंपनी भी हैं लेकिन लिस्ट भी नहीं होना चाहती। इनके पास अपने ही इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ हिसाब किताब जो है ना वो पूरा इनका हो जाता है, तो इनको बाहर से आउटसाइड मतलब जो है वो लोगों से पैसा लेने की, रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, लिस्टेड कंपनी। अब फर्दर हमने बात की ना कि पब्लिक में कितनी कंपनीज आती हैं, 2, लिस्टेड और अनलिस्टेड। अब लिस्टेड को जानते हैं। कहते हैं आपकी किताब कहती है जनाब कि लिस्टेड कंपनी वो कंपनी है जिसकी सिक्योरिटीज़ जो है लिस्टेड हों पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। अब सवाल आना चाहिए दिमाग में कि भाई व्हाट इज़ मीन बाय सिक्योरिटीज़, ये क्या सिक्योरिटी वो हिफाजत वाली सिक्योरिटी है? नहीं, ये सिक्योरिटी वो वाली नहीं है। दीज सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। IFRS 9 पढ़ा है चल रहा है, तो IFRS 9 के अंदर पढ़ा होगा ना कि भाई इक्विटी सिक्योरिटी होती है, डेट सिक्योरिटी होती है। तो सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक हो गया, जो कि आप इशू करके पैसे रेस कर सकते हो। भले अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए तो आपने लोन रेस कर लिया, अगर आपने इक्विटी इशू करनी है, शेयर्स इशू करने हैं, तो फिर आपने कैपिटल रेस कर लिया। जिसके अंदर फर्दर यही बता रहा है कि इक्विटी सिक्योरिटीज़ भी आती हैं और डेट सिक्योरिटीज़ भी आ सकती हैं, विच आर ट्रेडेड अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज रेगुलेशन। यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो भी रेगुलेशन हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं, उसके मुताबिक इनकी सिक्योरिटीज़ ट्रेड होती हैं। और जिस कंपनी की सिक्योरिटीज़ मार्केट में आसानी से ट्रेड हो सकते हैं उसको हम कहते हैं लिस्टेड कंपनी। ठीक हो गया। अनलिस्टेड कंपनी, नॉट ऑफर्ड शेयर्स टू जनरल पब्लिक। अच्छा, प्राइवेट के अंदर अगर देखोगे ना तो प्राइवेट में लिखा हुआ था प्रोहिबिट्स पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ था प्रोहिबिट्स पब्लिक सब्सक्रिप्शन, और यहाँ लिखा हुआ है कि नॉट ऑफर्ड शेयर्स टू जनरल पब्लिक। यानी कि अभी तक ऑफर नहीं किए, करना चाहे तो कर सकती है लेकिन सिर्फ लिस्टिंग करानी पड़ेगी। प्राइवेट कंपनी को तो मना ही है ना, क्योंकि उसका तो स्टेटस ही पब्लिक कंपनी का नहीं है, तो पहले इसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, उसके बाद लिस्टिंग करानी पड़ेगी। अब इसको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिस्टिंग कराओ और बस आप अपने सिक्योरिटीज़ वगैरह इशू कर दो। इंटाइटल टू मेक ऑफर बट लिस्टिंग इज रिक्वायर्ड। बात समझ आ रही है? तो अभी तक का अगर मैं छोटा सा और क्विक सा रिकैप करूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, तो अभी तक हमने आज की क्लास में आते ही जो है वो सबसे पहले पढ़ा भाई प्राइवेट कंपनी होती है और पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट में मज़ीद 2 तरह की कंपनी होती है, सिंगल मेंबर कंपनी, अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। फिर हमने बात की पब्लिक कंपनीज़ की। पब्लिक कंपनीज़ में हमने बात करी लिस्टेड कंपनीज़ की और अनलिस्टेड कंपनीज़ की। लिस्टेड कंपनी के अंदर मैंने क्या बात करी कि जो अपने स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज़ ट्रेड कर सकती है, और सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, इक्विटी सिक्योरिटीज़ और डेट सिक्योरिटीज़। फिर मैंने बात करनी है आगे जाके पब्लिक सेक्टर कंपनी की, लेकिन यहाँ तक सब क्लियर है? क्लियर हो गया। व्हाट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी? भाई ने बात की, टेक्स्ट में पढ़ के आया कि जो गवर्नमेंट की जिसमें कोई ओनरशिप हो।
तो इसके अंदर ना इतनी बड़ी डेफिनेशन है, कोई 3 से 4 जो है ना वो लाइनों की मुश्किल, तो उसको मैंने तोड़ के जो है वो कोशिश करी है कि तकरीबन कोई 2 से 3 बुलेट पॉइंट्स में आसानी से बात समझाने के लिए यहाँ पे लिख दी जाए। पब्लिक सेक्टर कंपनी इज अ कंपनी विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बट नॉट लेस देन 50% वोटिंग सिक्योरिटीज और वोटिंग पावर हेल्ड बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी। समझ आया? क्या समझ आया? कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करती हो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी, और उसके साथ साथ नॉट लेस देन 51% ऑफ द वोटिंग पावर और वोटिंग सिक्योरिटीज हेल्ड बाय गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट एजेंसीज। अब इसमें सवाल आना चाहिए, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि वोटिंग सिक्योरिटीज और वोटिंग पावर में क्या फ़र्क है? वोटिंग सिक्योरिटीज़ क्या होंगी? मेरे शेयर्स होंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आसान रखने के लिए अगर मैं बात करूं क्वांटिफिकेशन की, तो वोटिंग सिक्योरिटीज़ क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स, जितने मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं उतनी मेरे पास क्या है? वोटिंग सिक्योरिटीज़। और वोटिंग पावर एज अ परसेंटेज अगर मैं बात करूं कि कितने परसेंट पावर है, 10%, 20%, 30%। आगे जाके कई जगह पढ़ोगे भाई अगर 10% शेयर होल्डर मिलकर जमा हो जाएं और ये वाली बात करें तो फिर ये वाली रेजोल्यूशन, फला रेजोल्यूशन जो है ना वो इनवैलिड हो जाएगी, कोर्ट जो है इसको वाइड कर देगा। या अगर जो है वो चले जाएँ रजिस्ट्रार के पास। अच्छा, एक जवाब आया ऑनलाइन का, वोटिंग पावर से टाइप ऑफ एन अथॉरिटी, वोटिंग सिक्योरिटीज आर नंबर ऑफ वोटिंग शेयर। बिल्कुल सही बात करी मोहसिन भाई ने कि वोटिंग पावर इज अ टाइप ऑफ एन अथॉरिटी, कि भाई कितनी परसेंट मेरे पास वोटिंग पावर है, और वोटिंग सिक्योरिटीज़ क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स, अगर मैं क्वांटिफिकेशन की बात करूँ। अच्छा, तीसरी चीज़, और उस गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी के पास पावर टू इलेक्ट, नॉमिनेट और अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स भी हो। यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर गवर्नमेंट की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अच्छा डायरेक्टली तो समझ आता है भाई गवर्नमेंट की या उसकी एजेंसी की कोई मोर देन 50% होल्डिंग है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या मतलब है? इनडायरेक्टली मतलब है थ्रू अ सब्सिडरी, यानी कि गवर्नमेंट की एक सब्सिडरी है, उस सब्सिडरी की एक और सब्सिडरी है, तो वो हमारी सब्सिडरी बन गई इस रिश्ते से। और दूसरी चीज़ क्या? डायरेक्टली मैं उसका कौन बन गया? पेरेंट बन गया। फिर हमने वोटिंग सिक्योरिटीज़ और वोटिंग पावर के ऊपर भी बात कर ली कि हेल्ड बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज, और उसके अंदर गवर्नमेंट के पास पावर टू इलेक्ट, नॉमिनेट और अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स भी होनी चाहिए है। एक्सेप्शन, नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये SECP क्या है? ये SECP ना अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे अथॉरिटीज़ की बात पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन सी अथॉरिटीज़ होती हैं। तो उसमें आप एक अथॉरिटी पढ़ोगे, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ और बाद में दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया था SECP का वर्ड। SECP कहते हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये सारी कंपनीज़ का ना रेगुलेटर होता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी। शाबाश मोहसिन, वेरी गुड, बहुत आला। जैसे हमारा रेगुलेटर कौन है? ICAP, ठीक है। और इंटरमीडिएट के सारे कॉलेजेस का कौन रेगुलेटर है? HEC बोर्ड, बिल्कुल। आ खान अगर है तो फिर आ खान, और अगर ये वाला है तो फिर हायर एजुकेशन कमीशन, यानी कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन वगैरह, ठीक है। इस तरह 9th 10 का क्या होना है? BSc के वो लोग देख रहे होते हैं। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी है एक तरह की ना। तो इसी तरह से कंपनीज़ की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो कौन है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे भाई इसका भी एक नुमाइंदा होता है, जैसे हम कहते हैं रजिस्ट्रार। वो सारी जो हम लास्ट सेशन में पढ़ेंगे, यानी कि जो चैप्टर हमारा आखिरी को पहुंच रहा होगा इख्तिताम को NPO के बाद, फिर हम ये वाली डिस्कशन करेंगे कि भाई कौन कौन सी अथॉरिटीज़ होती हैं विद इन द कंपनी, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ होती हैं आउटसाइड द कंपनी। ठीक है जी। तो आउटसाइड द कंपनीज में ये 2 अथॉरिटीज़ आती हैं, 2-3 अथॉरिटीज़, एक SECP हो गया, दूसरा रजिस्ट्रार और तीसरा कोर्ट। बट अभी बात करना इसके ऊपर हो जाएगा कबल इस वक्त, तो हम उसको वहीं तक के लिए होल्ड करते हैं। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, इससे वास्ता बहुत तुम लोगों ना गहरा पढ़ने वाला है। जब कंसोलिडेशन पढ़ोगे ना FR2 में, तो या हो सकता है किसी लोग ने पढ़ के पास किया हुआ हो, या हो सकता है कुछ लोग अभी कंसोल भी पढ़ रहे हों, तो या पढ़ चुके हों, सॉरी अभी तो नहीं पढ़ेंगे, सेशन स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन में ICAP ने वही वाला मजाक किया है, सॉरी कंपनी सेक्ट ने वही वाला मजाक किया है जो कि उसने पब्लिक कंपनी में किया था। पब्लिक कंपनी में क्या कहा था? अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। होल्डिंग कंपनी में बोलता है होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी विच इज अनदर कंपनी इज होल्डिंग कंपनी इफ एंड ओनली इफ दैट अदर कंपनी इज सब्सिडरी। यानी कि एक दादाजी को मैं दादाजी कभी कहूँगा जब उनका कोई पोता होगा, और वो पोता जब भी होगा जब वो उसके दादा होंगे। ठीक है, बस इसी वाली बात की, ऐसी बात करिए। तो होल्डिंग कंपनी के जो कि दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो, लेकिन जब दूसरी कंपनी इसकी सब्सिडरी हो, तो भाई पहले हम सब्सिडरी नहीं पढ़ रहे, फिर समझ नहीं आ जाएगी साइंस से। सब्सिडरी कंपनी हम ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसकी कंपोजिशन बोर्ड की होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती हो,
ठीक है, या फिर मोर देन वन हाफ ऑफ वोटिंग सिक्योरिटी रखती हो बाय इटसेल्फ या फिर अलॉन्ग विद अदर सब्सिडरी, दोनों में से कोई एक बात। सब्सिडरी कंपनी मेरी कब बन जाएगी? या तो मैं सामने वाले के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की या पूरे जो बोर्ड है उसकी कंपोजिशन को कंट्रोल करता हूँ, मेरे पास पावर हो, या तो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की, नॉमिनेट करने की, जो सारी ऊपर मैंने बातें पढ़ी, तो यानी कि मैं बोर्ड की कंपोजिशन को कंट्रोल करता हूँ, या फिर मैं होल्ड करता हूँ मोर देन वन हाफ ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज़। अच्छा, मैंने पहली क्लास के अंदर बात की थी कि कुछ लॉ की वर्डिंग्स होती है ना, उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करनी। जब मैंने ये कहा था ना कि मैंने पूरी कोशिश ये करी है कि उस किताब को ICAP की जिसमें मुश्किल अल्फाज लिखे हैं उसको आसान बना के अपने नोट्स के अंदर शामिल कर दूं, तो उसके अंदर मैंने यही बात की थी, जिस चीज़ को मैंने जो लिख दी है ना वही तरह याद करना। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन वन हाफ ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज़, तो मोर देन 50% नहीं करना इसको। अच्छा जी, मोहसिन भाई का फिर जवाब आता है कि अ सब्सिडरी कंपनी इज अ कंपनी इन विच द पेरेंट कंपनी होल्ड्स 50% और मोर शेयर्स इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। अब देखो मोहसिन वही बात करें कि तुम्हारा जवाब टेक्निकली बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन तुमने क्या लिख दिया कि पेरेंट कंपनी होल्ड करती हो 50% और मोर शेयर्स। नहीं, तो हमने क्या करना है, लॉ की वर्डिंग में हमने इसको लिखना है मोर देन वन हाफ ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज़। अब देखो पार्टिसिपेट करें तो उसका फायदा क्या है, करेक्शन हाथ के हाथ हो रही है, और इसको अब याद रह जाएगा तो इंशाल्लाह ये वाली गलती ICAP में जाके नहीं करेगा। तो मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटीज़, या खुद से या अलॉन्ग विथ अदर सब्सिडरी कंपनी। ठीक हो गया। वे सब्सिडरी का क्या मतलब है कि मैंने कोई होल्ड किए 30%, मेरी सब्सिडरी कोई होल्ड करती है 40%, तो दोनों मिलके होल्ड कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। होली ओन सब्सिडरी, होली ओन का मतलब क्या लग रहा है पढ़ के अल्फाज से, कि जिसको मैं पूरा पूरा ओन करता हूँ, कंप्लीट हो, सिर्फ मेरी ही हो और किसी की ना हो। तो होली ओन सब्सिडरी का मतलब क्या है, 100%। बेहतरीन मोहसिन। ऑल शेयर्स आर ओन्ड बाय दी होल्डिंग कंपनी। अच्छा, रिवाज के मुताबिक जब हमारी घड़ी में 2 बजते हैं तो क्या होता है, प्रैक्टिस का टाइम हो जाता है। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं। टाइटन योर सीट बेल्ट्स, 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारे सवाल हैं और हमने लगातार करना है, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। हो भी सकता है कि क्लास का टाइम जो है यहाँ ओवर हो जाए, लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक पेपर पास नहीं होगा। सिर्फ मैं आऊँ और लेक्चर दे के चला जाऊँ, काम का है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। और ये भी नहीं कि सारी चीज़ें उठा के होमवर्क दे दूँ, तो होमवर्क तो अलग है लेकिन क्लास की प्रैक्टिस अलग है। चलो जी, सवाल पढ़ता हूँ, उसके बाद तुम लोग से लिखवाऊँगा। मेंशन द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज वेदर कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, बोथ और नन। कह रहे या तो कंपनी है, या तो बॉडी कॉर्पोरेट है, या तो दोनों है, या तो कुछ भी नहीं है। इनका स्टेटस बताओ। तुम लोगों के पास है तकरीबन कोई 2 से 3 मिनट, कलम उठाओ और लिखना शुरू करो। बस बताने कि बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी है, दोनों है, या कुछ भी नहीं है। ओके, अच्छा अगेन रिपीट कर दूं कि ये जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन उठाए हैं, ये मैंने उठाए हैं ICAP की किताब से, जिसके अंदर ICAP की अपनी एग्जांपल्स भी हैं और क्या है, पास पेपर के सवाल भी हैं। अब जैसे एग्जांपल 3 से 7 है, ये शायद ICAP की किताब में अलग अलग हिस्सों में मिली हो, 3 4 5 6 7, 4 कहीं हो, 5 कहीं हो, 6 किसी और पेज पे हो, या होता है आगे पीछे हो, तो इनको कंबाइन करके एक सवाल बना दिया। ठीक है, लिखो। ऑनलाइन वालों आप भी अटैम्प्ट करो, आप पे किसी किस्म की एग्जाम्पशन नहीं है फिलहाल।
डन, करें डिस्कस। ऑरेंज लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, यानी कि बनी तो पाकिस्तान के अंदर ही है, एंड इज ऑपरेटिंग ब्रांच ऑफिसेस अराउंड द ग्लोब, यानी कि ये एक कंपनी पाकिस्तान में ही ऑपरेट हुई है, बनी है, लेकिन ब्रांच ऑफिसेस जो हैं इसके पूरी दुनिया में शामिल हैं। तो हमारे लिए क्या है, क्या, यानी कि कंपनी भी है और बॉडी कॉर्पोरेट भी। फॉरेन कंपनी नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया भर में फैली हुई है। फॉरेन कंपनी क्यों नहीं है? हाँ बिल्कुल, शाबाश। तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा? पहले का हमारे पास हो जाएगा आंसर कि ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है और कंपनी है। बल्कि चलो मैं इसको ना बोथ लिख देता हूँ आसानी के लिए। नंबर 2, ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इज ऑपरेटिंग अ ब्रांच ऑफिस इन पाकिस्तान। शाबाश, बेहतरीन हो गया। यानी कि ये बॉडी कॉर्पोरेट भी है और फॉरेन कंपनी भी है। अच्छा, और कौन सा ऑप्शन था हमारे पास? कंपनी नहीं, कंपनी तो नहीं है, फॉरेन कंपनी है, ठीक है। XYZ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट अंडर द लॉज रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्या है? नन। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में हमने एक्सक्लूजन पढ़ी थी दो चीज़ों की, नंबर 1 इज कोऑपरेटिव सोसाइटी और दूसरा वो जिसको कंसर्न मिनिस्टर वगैरह मना कर दे, तो ये क्या है? नन। नंबर 4, ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन USA, लग तो फॉरेन कंपनी रही है, अब मैं फॉरेन से फॉरेन कंपनी नहीं लेना एग्जाम में, आगे पढ़ लेना। एंड इज अ ब्रांच ऑफिस इन पाकिस्तान, पक्का पक्का फॉरेन कंपनी लग रही है। इट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट बट नॉट अ कंपनी, अब खुद बोल रहा है बॉडी कॉर्पोरेट ताकि तुम अपने हाथ से बॉडी कॉर्पोरेट लिख दो, ठीक है। मतलब पहले फॉरेन कंपनी की तरफ उलझाया, अब बोल रहा है भाई बॉडी कॉर्पोरेट लिख दे लिख दे। The concerned minister of the federal government notified that Orange Incorporation shall not be considered as a body corporate for the purpose of Companies Act 2017। तो फिर क्या है? नन। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट की ये सेकंड एक्सेप्शन है। डन हो गया। नंबर 5, Orange Incorporation is a company incorporated in USA and is operating a branch office, a place of business in Pakistan। फॉरेन कंपनी है, ठीक है। और बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है? बॉडी कॉर्पोरेट भी है, बिल्कुल ठीक है, ऊपर वाली जैसी है। क्योंकि कह रहे हैं ना ब्रांच ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान, ऊपर क्या कहा था? ऊपर सिर्फ कहा था ब्रांच ऑफिस, ठीक है, तो मिलता जुलता ही है बिल्कुल। चलो जी, सवाल नंबर 3, ICAP की स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल है 8, 9, 10, 11 और 12। अच्छा जी, 8 से 12 है तो ये कितने हो गए? 5 हो गए, लेकिन 4 हैं, चलो खैर है। मैंशन दी टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज, आपके पास हैं सर 2 से 2.5 मिनट, स्टार्ट कर लें। अच्छा जी, मौसम भाई के भी आंसर आए हुए थे। मौसम ने कहा था पहली कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक। दूसरे पे कहा था बॉडी कॉर्पोरेट, अच्छा मौसम दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ साथ फॉरेन कंपनी भी है। तीसरे पे कहा था नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, तीसरे पे नन, क्योंकि वो फॉरेन कंपनी भी नहीं है, उसका ऑप्शन देखो। चौथे पे आपने कहा नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, हाँ ठीक है, लेकिन चौथा आपका था गलत, नहीं सही था, सॉरी। अच्छा, पाँचवा आपने कहा बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन ये फॉरेन कंपनी भी थी, ठीक हो गया। टाइप ऑफ फॉरेन कंपनी बताओ कि क्या टाइप है इन कंपनीज की। डन, चलो जी, डन भाई। द सिक्योरिटीज ऑफ एग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड आर अलाउड टू बी ट्रेडेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि कोई लिस्टेड टाइप लग रही है। पीपल कैन बाय एंड सेल दो सिक्योरिटीज यूजिंग द मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। कौन सी कंपनी है भाई ये? पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, चलो लिस्टेड कंपनी लिख देते हैं। पाक अरब रिफाइनरी इज अ कंपनी, पार्को, अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द एमिरेट ऑफ अबू धाबी वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन 1974। द गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होल्ड 60% ऑफ द शेयर while 40% of the share are held by Emirate of Abu Dhabi। पब्लिक सेक्टर, क्यों? क्योंकि मोर देन 51% जो है वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो ये हमारे पास दूसरी हो गई पब्लिक सेक्टर कंपनी, ठीक हो गया।
नंबर 3, XYZ लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 एंड इज ऑल्सो लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. द गवर्नमेंट हैज नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द किस कंपनी. पब्लिक लिस्टेड कंपनी बट नॉट अ पब्लिक सेक्टर कंपनी. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लिस्टेड है, ठीक है, तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन गई. अच्छा, अगर ये बोलता कि अगर ये लाइन हटा देता कि इस लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो फिर आप क्या बोलते हैं कि पब्लिक कंपनी है, ठीक है, और सिर्फ क्या है उसके साथ साथ वो नहीं है, पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है, लेकिन लिस्टेड भी है, तो फिर आप क्या लिखोगे, पब्लिक लिस्टेड कंपनी बट नॉट अ पब्लिक सेक्टर कंपनी. ये मुकम्मल आंसर है जो उसने दिया है. सिर्फ लिस्टेड लिखने से फ़ायदा नहीं होगा. नंबर 4, ABC लिमिटेड ओन्स 100% शेयर्स. अरे भाई रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो. ABC क्या है, अच्छा पढ़ने दो भाई. ABC लिमिटेड ओन्स 100% शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड. तो ABC क्या है, होल्डिंग कंपनी है. और कौन है ये हमारी पास, XYZ को हम कहेंगे होली ओन्ड सब्सिडरी. अच्छा WS लिख के नहीं आना, ऐसी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है, होली ओन्ड सब्सिडरी. अच्छा मौसम भाई की भी जवाब आए हैं. पहले मैंने बोला लिस्टेड ठीक बोला, दूसरे में बोला पब्लिक सेक्टर ठीक बोला, तीसरे में बोला पब्लिक कंपनी बट नॉट अ पब्लिक सेक्टर कंपनी. भाई स्टेटस तो खोल के नहीं बैठा हुआ है, ठीक है ना. अच्छा चौथे पे क्या है, भाई ने कहा कि होली ओन सब्सिडरी. मौसम बिल्कुल ठीक जवाब, शाबाश, बहुत अच्छे जा रहे हो. अप टू द मार्क चल रहे हैं कॉन्सेप्ट. बस अल्लाह का शुक्र है कि तुम लोग परफॉर्म कर रहे हो, तुम्हें भी चीज़ें समझ आ रही हैं, तुम लोगों को भी कैमरे के उस पार वालों को भी समझ आ रही हैं. बस हमारी जीत ये होगी क्योंकि इंसान अपनी इवोल्यूशन जब करता है, जब अपने आप को काबिल समझता है, जब वो पास पेपर्स करता है, तो इंशाल्लाह ताला जब हम लोग आगे जाके, या बल्कि अभी शायद अगले सवाल को ही आ जाए, जब पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे और उसको लिख के अपना आंसर हमारे सजेस्टेड आंसर से मैच करेंगे ना, तो इंशाल्लाह एक ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है. वरना जब तक इंसान टीचर असल में होता क्या है कि चैप्टर वगैरह किसी ने कंप्लीट करा दिया, अब पास पेपर्स कराते हैं थोड़ा सा कराए नहीं कराए, तो स्टूडेंट भले टीचर कितना भी ज़बरदस्त ना पढ़ा रहा हो, स्टूडेंट के दिमाग में ना एक डाउट रहता है कि यार टीचर ने पास पेपर नहीं कराया, पास पेपर नहीं कराया, पास पेपर नहीं कराया, वो ना मतलब बचता रहता है. फिर तो बेहतर यही है कि हम क्लास में मेजॉरिटी ऑफ द पास पेपर कवर कर लें, और जो फिर बचे वो आप फुल टाइम करो, जो चीज़ समझ नहीं आए पूछो. क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि एक लिमिट तक पास पेपर की कवरेज होगी ना, सारे तो नहीं कराते 2013-12 से लेकर जो है 2024 तक, फिर तो चैप्टर 1 का भी खत्म ही नहीं होना. अच्छा जी, सवाल नंबर 4, हिल लिमिटेड ओन्स 40% वोटिंग सिक्योरिटीज़ इन स्टोन लिमिटेड. यानी कि दो कंपनीज हैं, पहली का नाम है हिल, दूसरी का नाम है स्टोन. ओनली बट हैज़ द पावर टू अपॉइंट और इलेक्ट द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर ड्यू टू अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट. कहता है कि सिर्फ 40% सिक्योरिटीज़ मैं ओन करता हूँ, सिर्फ 40%, लेकिन मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है जिसके अंदर मुझे ये ताकत मिली हुई है, मुझे एक शक्ति मिली हुई है कि मैं जो है ना वो अपॉइंट कर सकता हूँ और इलेक्ट कर सकता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर ड्यू टू अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट अलॉन्ग विद अदर शेयर होल्डर्स. स्टोन लिमिटेड ओन्स 80% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज़ इन स्टाइलिश स्टोन लिमिटेड. यानी अब आ गई 3 कंपनीज. अभी तक तो हम 2 की बात कर रहे थे ना. इसने बोला एक है हिल जो कि 40% रखती है स्टाइलिश में, और स्टाइलिश फर्दर जो है 80% रखती है उसके अंदर, सॉरी स्टोन्स में रखती है, और स्टोन फर्दर 80% रखती है स्टाइलिश स्टोन के अंदर. लेकिन इसने एक बात करी कि 40% है. हमने क्या पढ़ा था, सब्सिडरी कब बनती है, मोर देन 1/2 पे. लेकिन अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के थ्रू कंट्रोल करते हो अगले बंदे की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन, तो फिर आपकी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी. सवाल की रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप विद ईच अदर इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017. ईच अदर मतलब तीनों कंपनीज का आपस में, अगर एक कंपनी मैं हूँ, दूसरी तुम हो, तीसरी तुम्हारी है, तो मेरा और तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारा और इसका रिलेशन, मेरा और इसका रिलेशन, तीनों को बताना है. कलम उठाओ और लिखना शुरू कर दो. आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट. अच्छा, जब प्रैक्टिस का टाइम आता है ना तो मुझे बातें याद आती हैं. तो एक बात मुझे और याद आई कि आप लिखो ना भाई, लिखते लिखते सुनो. एक और बात मुझे याद आई कि कैमरे के उस पार वालों के लिए जो बड़े प्यार से देख रहे हैं, कि मतलब मुझे पता है कि कैमरे के पार वाले पता है क्या कर रहे हैं, लिख नहीं रहे. वो वेट कर रहे हैं कि भाई या तो हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, जैसे टीचर की आवाज़ आएगी वहाँ रुक देंगे, फिर पीछे करेंगे, या तो जो सामने वाला आंसर बता देगा तो मैं भी वही अज्यूम कर लूँगा कि भाई हाँ ठीक है, मुझे भी दिमाग में ये आया था. मैं लाइव वालों की बात नहीं कर रहा, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ जो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ठीक है ना, आप लोगों की बात कर रहा हूँ. अच्छा, तो बात मुझे जो है वो ये याद आई थी असल में कि हमारी क्लास का एवरेज ड्यूरेशन हुआ करेगा 1 से 1.25 घंटा, जिसमें से शुरू के 15 मिनट तो बेसिकली ऐसे ही निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता. 5-7 मिनट तो क्लास लगती है, फिर आते हैं, उसके बाद फिर होमवर्क डिस्कस करते हैं, 10 से 12 मिनट वहाँ निकल जाते हैं.
उसके बाद फिर क्लास बचती है इफेक्टिवली तकरीबन इफेक्टिव 55 मिनट 60 मिनट की बच जाती है। तो क्लास का ड्यूरेशन यही हुआ करेगा रादर देन 2 घंटे की क्लास, 2.5 घंटे की क्लास अननेसेसरीली। तो वो फिर ना एक कैपेसिटी भी इंसान की फुल हो जाती है, एक स्टूडेंट की यार इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली रिटेन नहीं हो रहा। तो बजाय इसके कि हफ्ते में 3 दिन क्लास लगाएं और 2-2 3-3 घंटे की लगाएं, तो रोज़ पढ़ो लेकिन 1 घंटा। और मैं इस बात का जो है वो कायल हूँ कि हफ्ता इतवार ना ऑफ मिलना चाहिए अनटिल अनलेस कि हम वीक में क्लास नहीं ले सके, उसको कंपनसेट कर दिया, या कोई ऐसी प्रैक्टिस है या कोर्स एंड कराना है, अभी थोड़ी सी कुछ अर्जेंसीज़ हैं या कोई और चीज़ें हैं, तो उसमें हम लगा सकते हैं क्लास हफ्ते को। लेकिन अदर देन दैट मैं वादा करता हूँ कि मैं हफ्ते और इतवार को क्लास नहीं लूँगा। हफ्ता और इतवार आपका देना है, बाकी टीचर लगाएं आप लोग बिल्कुल लो, लेकिन मैं अपनी क्लास हफ्ते और इतवार को नहीं लूँगा, वो आप लोगों का आराम करने का दिन है इंशाल्लाह। अच्छा, मोहसिन शोएब कहते हैं सर काइंडली क्लास थोड़ा जल्दी रखा करें। अच्छा मोहसिन, इसमें एक अच्छी तुमने बात कही, मैं कैमरे के उस पार वालों को दोबारा मुखातब करता हूँ आप लोगों को कि क्लास की टाइमिंग अभी हुई भी 4:30 से 5:45। अच्छा, रीज़न इसका ये है कि हमारे पास जो है ना थोड़ा सा शेड्यूल टाइट चल रहा होता है आजकल। ग्रुप ए की भी क्लास मॉर्निंग से शुरू हो जाती हैं, फिर ग्रुप बी भी है, फिर सारे रोज़ेदार भी, सबको घर भी जाना होता है, ठीक है। फिर कुछ स्लॉट्स ऐसे हो जाते हैं कि स्लॉट्स ना फिर हो नहीं पाते मैनेज, तो इसलिए 4:30 से 5:45 रखी हुई है। वरना हमारी पहली क्लास अगर आप याद करो तो 12:30 से 1:30 थी, ठीक है। लेकिन मैं इससे भी जल्दी का जो है वो कायल हूँ, और ये मेरी बात हो गई मैनेजमेंट से कि हमारी जो कम्युनिटी लॉ की क्लास है वो रखी जाए तकरीबन कोई सुबह 9 से 10:15। तो कल की क्लास तो मैंने रखवाई है तकरीबन कोई 9:15 से 10:30 से मेरे ख्याल से ना, या 9:30 से 9:45, इस तरह से कोई क्लास है मेरे ख्याल, हाँ 9:30 से 9:45 है कल। तो लेकिन ईद के बाद, क्योंकि फिर ईद के बाद प्रॉपर्ली फर्म वगैरह भी रिज्यूम हो जाएगी और सारी चीज़ें होंगी, या मेरी तो चलो लीज वगैरह होंगी जो भी है, लेकिन ईद के बाद मैंने पूरी कोशिश करनी है कि हम सुबह जो है ना अपनी क्लास रखें सुबह 9 बजे। एक बात याद रखो कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत की बरकत रखी है सुबह के वक्त में, तो बरकत ही सुबह के वक्त में है। और सुबह के वक्त में जो चीज़ मैं समझता हूँ कि इंसान पढ़ ले, रिटेन कर ले, फिर उसको याद रह जाती है, वो कभी नहीं भूलता। मुझे याद है जब मैं बिज़नेस लॉ का पेपर दे रहा था ना अपना, तो मैं सुबह सुबह उठ के ना बिज़नेस लॉ के रट्टे मारता था, याद करता हूँ लिखता हूँ, याद कर रहा हूँ लिख रहा हूँ। तो सुबह सुबह के टाइम को अपना इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करो, और कोशिश यही करेंगे कि इंशाल्लाह ताला अपनी क्लासेस ना मॉर्निंग में रखें, ताकि पूरा दिन फिर मैं भी सुकून में रहूँ कि भाई कोई क्लास नहीं है, सब्जेक्ट भी एक ही है, और आप लोग भी बाकी चीज़ें देख लो। हाँ भाई प्रताप साहब, हो गया? मोहसिन भाई, बातें सुनने में कहीं आप गुम तो नहीं हो गए? अच्छा, ये बाकी लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, शफक और SMRZ और अली नूर भाई, अटेम्प्ट कर रहे हो आप लोग? जी सर आई हैव ऑलरेडी सेंड यू। अच्छा, मोहसिन शोएब ने लिख भी दिया। मोहसिन भाई ने कहा कि स्टोन लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है स्टाइलिश स्टोन की, ड्यू टू ओविंग 80%, ठीक है, तो सब्सिडरी का बता दिया रिलेशन विद सब सब्सिडरी। देन बीइंग द होल्डिंग कंपनी ऑफ स्टोन लिमिटेड हिल इट्स ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज होल्डिंग ऑफ स्टाइलिश स्टोन। अच्छा मोहसिन, तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है, बस तुमने ना मेरे प्यारे भाई प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा काम करना है। अगर प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा काम कर दोगे ना, कसम से कमाल आंसर लिखोगे। भाई प्रताप साहब, हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत देर लगा दी आपने लिखने में। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास क्या, अच्छा दिखाने के लिए ला रहे हो, ले आओ। जी सर, नेट इशू, अच्छा कोई मसला नहीं है, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। हिल कंट्रोल द अथॉरिटीज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए डायरेक्टर ऑल्दो इट डज नॉट होल्ड मोर देन वन ऑफ हिल लिमिटेड शैल बी कंसीडर्ड होल्डिंग कंपनी, ठीक है। स्टोन सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। स्टोन ऑफ हिल लिमिटेड कंपनी ऑफ स्टोन इनडायरेक्टली, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन हो गया। कॉन्टैक्ट विद अदर शेयरहोल्डर, बिल्कुल ठीक है। 80% स्टाइलिश स्टोन इज मोर देन 1/2 मिक्स मेड स्टोन, बिल्कुल ठीक है। सब्सिडरी ऑफ कंपनी ऑफ हिल ड्यू टू विच स्टाइलिश स्टोन इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ कंपनी ऑफ हिल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो कैमरे के उस पार वालों के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिल लिमिटेड की, किससे? स्टोन लिमिटेड से। तो हिल लिमिटेड कौन है? होल्डिंग है। स्टोन लिमिटेड कौन है? सब्सिडरी है, नॉर्मल सी, आम सी। फिर हम बात करेंगे स्टोन लिमिटेड की स्टाइलिश स्टोन लिमिटेड से। तो स्टाइलिश स्टोन लिमिटेड कौन है? होल्डिंग। स्टाइलिश स्टोन कौन है? सब्सिडरी। तीसरे रिलेशन की बात कर लेते हैं। अच्छा जी, तीसरा रिलेशन कौन है? होल्डिंग बोल रहा हूँ, हिल लिमिटेड विथ
स्टाइलिश स्टोन लिमिटेड। अच्छा, ये पहली और दूसरी की सब्सिडरी कैसे बनी है तो 40%। तो आंसर में जैसे प्रताप भाई आपने लिखा है कि ऑल दो द शेयर होल्डिंग इज लेस देन 50% या इट इज़ नॉट मोर देन 1/2 बट स्टिल थ्रू द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट ये होल्ड करता है, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज दी सब्सिडरी कंपनी ऑफ हिल लिमिटेड। ठीक हो गया। अच्छा, फिर होल्डिंग कंपनी, अच्छा होल्डिंग बोल रहा हूँ उसको मैं बार बार। हिल लिमिटेड का स्टाइलिश स्टोन से क्या संबंध है, इस संबंध को देख लेते हैं। सब्सिडरी है, कैसे? क्योंकि मेरी इनडायरेक्ट सब्सिडरी बन जाएगी। अब देखो, मैं तो शेयर होल्ड करता हूँ किसके अंदर, मैं शेयर होल्ड करता हूँ। अच्छा, जो हिल लिमिटेड है ना, अगर मैं इसकी डायग्राम बना के समझाना चाहूँ, इसकी एक प्यारी सी डायग्राम, ये हिल लिमिटेड है, ये स्टोन लिमिटेड है, ये स्टाइलिश स्टोन है। ये होल्ड करता है 40% प्लस कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स की वजह से ना ये कंपोजिशन होल्ड कर रहा है, और ये यहाँ पे करता है 80%। तो मैंने इसका और इसका रिलेशनशिप तो देख लिया, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने इसका रिलेशनशिप भी देख लिया, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैंने देखना था इसका और इसका रिलेशनशिप, वो क्या है? वो है इसकी इनडायरेक्ट सब्सिडरी। अब देखा जाए तो मैं कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, लेकिन थ्रू माई सब्सिडरी मेरी इन्वेस्टमेंट है, और मैं अपनी सब्सिडरी को कितना कंट्रोल करता हूँ? कंट्रोल हमेशा 100% ही होगा। ठीक है, कंट्रोल हमेशा 100% ही होगा। तो मैं इनडायरेक्टली यानी कि थ्रू माई सब्सिडरी अपनी इस SSL को कंट्रोल करता हूँ, यानी कि मैं इसको क्या करता हूँ? इनडायरेक्टली ओन करता हूँ। इसको हम कहते हैं सब सब्सिडरी। एक होती है सब्सिडरी, एक होती है सब सब्सिडरी। ठीक है जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं आपको लिखने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि आपने इसको सिर्फ याद करके रटा मारना है, और रटा मारने के बाद जब दिल चाहे घर पे लिख लेना। सवाल क्या है? प्रश्न है 4 नंबर का। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी से 2017 एक्सप्लेन द टर्म बॉडी, कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन कौन सी होती है? आ कंपनी, इनकॉर्पोरेट, ठीक है, और आउटसाइड पाकिस्तान। अच्छा, और बोलो बोलो भाई। कल हमने स्टडी करी है बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, जिसके अंदर हमने 2 एक्सेप्शन पढ़ी थी। नंबर 1 एक्सेप्शन थी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली, और दूसरी थी जिसको वो मना कर दे, फेडरल गवर्नमेंट या कंसर्न मिनिस्टर मना कर दें। और हमने क्या था कि इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी साइड, यानी कि पाकिस्तानी कंपनी, पाकिस्तान से बाहर वाली कंपनी, और वो कंपनी जिसके रेलेवेंट स्टैच्यू ने क्या बोल दिया कि भाई बॉडी कॉर्पोरेट हो तो तुम भी बॉडी कॉर्पोरेट बन जाओगे। बात समझ आती है? तो बस ये 5 नंबर के लिए क्या कर देना है? छापा छापी। अच्छा, इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने माशाल्लाह कर लिए हैं। इसी बात पे प्रश्न नंबर 6 जो कि ICAP की स्टडी टेस्ट का प्रश्न नंबर 2 है, ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कलम उठाएं और लिखना शुरू करें। पढ़ लेता हूँ यार, चलो तुम्हारे लिए क्या याद करोगे। अ सेक्रेटरी हैज़ रिसेंटली ज्वाइन ABC प्राइवेट लिमिटेड। एक सेक्रेटरी भाई हैं, वो थोड़े से होशियार हैं, अभी देखना उनकी होशियारी। अभी इन्होंने कंपनी ज्वाइन करी है। अच्छा, भाई नहीं है, बहन है। She informed the CEO that the membership of the company has crossed the maximum number of provided in the company से 217। बोलिए भाई, इतना बड़ा जुर्म हो गया है, मैं तो इतनी होशियार हूँ, मैं आके आपको बताऊंगी कि आपने ना वायलेशन कर दी है। मेरी सुनो, मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ। द डेटा शी शेयर्ड विद द CFO was, अब जो उसने डेटा शेयर किया ना, अब ये देखो कि वो कितनी कॉम्पिटेंट सेक्रेटरी थी हमारी। उन्होंने बोला कॉर्पोरेट मेंबर 14 हैं। कॉर्पोरेट मेंबर कैसे कहते हैं? यानी कि कंपनीज को। कंपनी क्या होती है? कॉर्पोरेट कहते हैं उसको प्यार से। इंडिविजुअल यानी कि एक एक इंसान करके ना, 1 इंसान, 2 इंसान, 3 इंसान, ऐसे कर करके ना 34 इंसान है। और ऐसे करके जो कंपनीज़ है ना, ये बना दिए मैंने पुराने ज़माने के घर, लेकिन ऐसे करके ना 14 कंपनीज़ हैं, ऐसे करके 34 इंसान हैं। ठीक है, और ये आदि मानव जो है ना, इनकी 1 टांग है लेकिन शक्लें 2 हैं। ठीक है, ये 4 हैं। ये कह रही है भाई इसके नज़र में ये 4 हैं। ठीक है, और इसने बोला ये बन गए हमारे 52, यानी कि इसने बोला ये हैं 14, ये हैं 34, ये हैं 4, तो बन गए 52। अब रिक्वायरमेंट क्या है? अंडर द रेलेवेंट प्रोविजंस कंटेन्ड इन द कंपनी एक्ट 2017 सजेस्ट द कोर्स ऑफ एक्शन गिवन इन द सिनेरियो। अब बताओ कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा? सही बोल रही है? ठीक है, तो सही बोल रही है, ये सही बोल रही है ना? गलत बोल रही है? क्यों गलत बोल रही है? 49 बनना है, बिल्कुल ठीक बोला हमारे क्या नाम था तुम्हारा प्यारे भाई? जोहेब भाई, आपके लिए तालियां। कैमरे के उस पार वालों जलूनी तालियां बजा दूँ, जोहेब भाई ने जो है ना वो सही आंसर दिया है। ठीक है, अच्छा जी, तो हमने ये बात की थी कि जो आदि मानव है ना, दे शैल बी ट्रेडेड एज वन। अब आदि मानव को गिनते हैं, ये हमारे आ गए। चलो भाई आगे,
ये हमारे आ गए, इसको वो कह रही है 1, लेकिन हम इसको, अच्छा इसको वो कह रही है कितने गिन रही है, इसको वो 4 गिन रही है, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसा गिन रही है। असल में ना ऐसा था जिसको उसने 4 गिना है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये 4 मेंबर्स थे जिनकी जॉइंट शेयर होल्डिंग थी, इसने उसको काउंट कर लिया सिंगल। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई ये सिंगल है, ये सिंगल है, ठीक है। तो अगर 4 लोगों ने जॉइंट लिए हुए तो उसको हम क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। तो अब बताओ कितने हो गए, 50 हो गए। चलो देखते हैं, करो सवाल अटेम्प्ट करो। हो गया, कितने बने भाई, मोहसिन भाई आपके आंसर का वेट हो रहा है, ज़रा बताइए कितने बन रहे हैं। हाँ भाई प्रताप, कितने बन रहे हैं, कैसे, 11434, 1 कैसे, 1 कैसे बन रहा है, जॉइंट शेयर होल्डिंग यानी कि 3 मिलियन शेयर्स ऐसे हैं जो कि 4 मेंबर्स ने जॉइंटली रखे हुए हैं, तो 4 लोगों का एक शेयर है यहाँ पे, ये जो 4 लोग हैं ना ये एक ही यूनिट है, तो इनको हम कितने काउंट करेंगे, 1 काउंट करेंगे, बेहतरीन। उसके बाद यहाँ कितने हो गए 34 और यहाँ कितने हो गए 14, तो कितने हो जाएंगे 49। तो आप अपने आंसर में क्या लिखोगे, आप अपने आंसर में ये लिखोगे कि भाई ये जो जॉइंट शेयर होल्डर्स है ना 4, ये 4 नहीं है, ये बेसिकली एक ही हैं। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने सवाल रीड करते हुए जो 4 पेयर बनाए थे ना, मैंने सिर्फ ये 4 देखे ऐसे करके, मुझे लगा वो 4 पेयर हैं, लेकिन ये वाली इन्फॉर्मेशन ना हमने रीड आउट नहीं की थी शुरू में कि जॉइंट शेयर होल्डिंग 3 मिलियन शेयर्स पड़े हुए हैं जो कि 4 मेंबर जॉइंटली ओन कर रहे हैं। अब इसने खुद ही बता दिया ना कि भाई 4 मेंबर जॉइंटली ओन कर रहे हैं, तो 4 हों 6 हों 10 हो, जॉइंट मेंबर्स कितने काउंट होंगे, 1। अच्छा मोहसिन मैंने बड़ा प्यारा जवाब लिखा है, इसको पढ़ना चाहिए वरना इनकी मोबाइल की टाइपिंग की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, गला सूख रहा है लेकिन चलो। The definition of a private company as contained in the Companies Act along with other conditions limit the number of its members to 50. In computing this number, those who are in the employment of the company would not be counted. Shabash. Moreover, where 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this definition shall be treated as a single member. बेहतरीन, they shall for the purpose, तो तुमने लॉ वाली ट्विस्ट मारा है ना, बड़ा काम का प्यारा हो गया, चंगा। Therefore, in the given scenario, अच्छा ये छापा नहीं है, पक्का पक्का खुद लिखा क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है। Therefore, in the given scenario, the total number of shareholder turn out to be 49 rather than 52. The number of shareholder is thus not exceeding the limit as fixed by the Companies Act. Hence, no action is required. बहुत आला, शाबाश हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा टाइम हो गया है 5:38, बट हमारी क्लास तो है 5:45। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आईकेएफ की किताब का सवाल नंबर 3 है। कागान रेशम लिमिटेड KRL होल्ड 60% शेयर्स आउट ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ एनदर पब्लिक कंपनी नेम NSL। कह रहे हैं कि ये KRL है, ठीक है, और इसके नीचे एक है NSL जिसके ये 60% ओन करता है, यानी कि पक्का सब्सिडरी बन गई है। आगे पढ़ लेते हैं। कहता है NSL फर्दर ओन्स 14% शेयर्स ऑफ ठंडियानी आइसक्रीम लिमिटेड, यानी कि TIL में ये मज़ीद 40% 14% ओन करता है। NSL हैज़ ऑल्सो entered into an agreement with other shareholders to appoint 4 out of 7 directors on the board of TIL, यानी कि इसने एग्रीमेंट भी किया हुआ है। अच्छा वैसे तो उसकी सब्सिडी 14% पे नहीं बन रही थी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर अपॉइंट करने की ताकत है, तो फिर क्या बन जाएगी, सब्सिडरी। अब मुझे बताओ कि इनका आपस में क्या संबंध है, KRL और NSL का, NSL और TIL का, और KRL और TIL का। चलो बताओ, ऐसे ही सेम सवाल है, बताओ। बिल्कुल ठीक है, वही वाला सवाल है जैसे हमने पहले किया था कि KRL और NSL क्या है, होल्डिंग सब्सिडरी, NSL और TIL क्या है, होल्डिंग सब्सिडरी, KRL और TIL क्या है, होल्डिंग और सब सब्सिडरी। यानी कि अपना आईकेएफ तुम्हारे आंसर में सब सब्सिडरी नहीं लिखता, बस तुम बोल दोगे कि सब्सिडरी है इनडायरेक्टली, ठीक है, लेकिन सब्सिडरी भी बेहतरीन हो गया, इनडायरेक्ट सब्सिडरी ज़्यादा अच्छा। ये तो 1 मिनट में हो गया। चलो जी सवाल नंबर 7 भी डन। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपकी आईकेएफ की किताब का सवाल नंबर 4 है।
मास्टर्स लिमिटेड हैज़ मेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन अब्बास लिमिटेड। कहता भाई ये एमएल है, एमएल ने इक्विटी इन्वेस्टमेंट की हुई है अब्बास लिमिटेड के अंदर। अच्छा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एफआरएस ने पढ़ा ना, कि यानी कि उसने कोई शेयर वेयर खरीदे होंगे। कह रहा है भाई इक्विटी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, लेकिन ये नहीं बताइए कितनी की हुई है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। इन दी लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, कंपनीज एक्ट की थोड़ी सी टॉर्च मारो और देखो कि क्या सरकमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें एमएल क्लासीफाई कर सकती है एएल को अपनी सब्सिडरी। यानी कि वो क्या पूछ रहा है, बेसिकली सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन पूछ रहा है थोड़ा सा घुमा के। तो अच्छा, अब आपने आंसर में अगर रट्टा मारा होगा ना, आप लिखोगे सब्सिडरी इज अ कंपनी विच इज जिसके पास जो होल्डिंग इतनी मोर देन वन ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज हो, और या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के थ्रू वो कर दिया हो कि मैं कंट्रोल करता हूँ कमीशन ऑफ द बोर्ड। लेकिन सवाल को इज्जत देनी है, रट्टा मार के ना फर नहीं करना है। तो क्या बोलना है कि मास्टर लिमिटेड कैन क्लासीफाई अब्बास लिमिटेड एज अ सब्सिडरी कंपनी इफ एमएल कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ एएल, ठीक है, और या फिर एमएल एक्सरसाइज और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटीज़। ठीक हो गया। अच्छा, डन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9। तेज़ी में टाइम जा रहा है लेकिन हमारे सवाल ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, जो कि आपकी आई कैप की स्टडी टेस्ट की एग्जाम्पल नंबर 2 को थोड़ा सा अमेंड किया गया। ओके, सपोज दैट अ कंपनी हैज़ इशूड 1 बिलियन शेयर्स विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। मैंने बताया था कि भाई एक शेयर की पार वैल्यू क्या होती है, 10 रुपये होती है, और वो कह रहा है कि हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1 मिलियन। तो यानी कि अगर मैं इस कंपनी का शेयर कैपिटल बताऊँ तो कितना होगा, 10 मिलियन। एंड ₹7.5 ऑफ द फेस वैल्यू हैज़ बीन पेड, यानी कि सब्सक्राइब्ड बाय द शेयर होल्डर्स। यानी कि अनपेड कितना है, पार्टली पेड है। पार्टली पेड का कॉन्सेप्ट है, याद आ गया, बेहतरीन, शाबाश, मेमोरी काम कर रही है। अच्छा जी, अच्छा मौसम ने क्या बोला है, एज पर द डेफिनेशन होल्डिंग एंड सब्सिडरी अंडर द एक्ट के आर इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ टीआईएल। बेहतरीन, शाबाश। अच्छा जी, मौसम बोलेगा बड़ी देर से दिखता है लेकिन देख लेता है। चलो, ₹2.5 क्या है, अनपेड। अच्छा जी, बाकी क्या है, पार्टली पेड। 7.5 रुपये सब्सक्राइब कर दिए हैं शेयर होल्डर्स ने। इफ़ द कंपनीज गोज इनटू लिक्विडेशन व्हाट विल बी द लायबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हु हैज सब्सक्राइब फॉर द शेयर पार्टी। क्या होगी शेयर होल्डर की लायबिलिटी, एक शेयर होल्डर की लायबिलिटी होगी ₹2.5, ठीक है, और जितने शेयर्स उसने परचेज किए हैं वो उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। हमें बताया हुआ नहीं है कि किस शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर सारे शेयर होल्डर की लायबिलिटी की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, ₹2.5 इंटू 1 मिलियन कितना हो जाएगा, 2.5 मिलियन, ये टोटल है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 डन। अच्छा, क्लास ख़त्म होने तो हमारे रहते हैं तकरीबन कोई 3 मिनट, लेकिन एक बड़ी अच्छी सी चीज़ दिखा दूँ। अच्छा, मैंने जो है ना वो कोशिश ये की है कि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए ना उसकी थोड़ी सी ना वो की जाए, क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैं उस कॉन्सेप्ट को इस तरह पढ़ाऊँ कि आप लोगों को ना कुछ ग्राफिक्स दिखाऊँ, कुछ इलस्ट्रेशन दिखाऊँ, कुछ इस तरह की चीज़ ऐसे दिखाऊँ जिससे कॉन्सेप्ट समझने में ना आसानी हो। अब जैसे ये रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी है, रेजोल्यूशन उसको नहीं कहते कि बड़ी तब्दीली आने को, रेजोल्यूशन कहते हैं बेसिकली मीटिंग के किसी फैसले को, कि किसी फैसले को हम कहते हैं प्यार से रेजोल्यूशन। आसान दबाने समझा रहा हूँ। अब तस्वीरें लगाने का मकसद ये है कि ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए कि भाई कंपनी की मीटिंग होती कैसे। अगर इस पिक्चर को देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वो सारे बैठे हुए हैं, कंपनी के मालिकान वगैरह बैठे हुए हैं, होता है डायरेक्टर बैठे हों, CFO बैठा होगा, CEO बैठा होगा, ये सब बैठे हुए हैं पैनलिस्ट। पीछे लगी हुई है कंपनी की लेट्स से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और यहाँ सारे वो सूट के रख के ना जवान लोग, बुजुर्ग लोग क्या बैठे हुए हैं, शेयर होल्डर। तो कंपनी की मीटिंग भी कुछ इस तरह ही होती है। और यूजुअली जो कंपनी की मीटिंग्स होती है ना वो होती हैं किसी अच्छे होटल में, PC होटल में हो गई, मूव एंड पिक में हो गई, तो इनके जो बॉल रूम्स होते हैं यूजुअली उसमें इस तरह की कोई मीटिंग्स वगैरह हुई होती हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि कॉन्सेप्ट तो समझाऊँ लेकिन उसके साथ साथ कोई पिक्टोरियल भी चीज़ दिखा दूँ ताकि ना जहन में आ जाए हाँ भाई चीज़ें होती किस तरह हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी है, लेकिन विद अ हैवी हार्ट वी हैव टू एंड आवर क्लास। बट एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि अगली क्लास में जब हम आएँ तो हमें पता हो कि रेजोल्यूशन कहते हैं कंपनी के होने वाले फैसले को। तो कंपनी के होने वाले फैसले किस तरह से हो सकते हैं, वोटिंग राइट क्या होता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इट इज़ टू अर्ली टू डिस्कस, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर, जबकि हमारे पास इस पर एक प्रॉपर चैप्टर मौजूद है, चैप्टर 8 मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशन, मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस।
उसके अंदर आप अगर बताते हैं कि रेजोल्यूशन क्या होती हैं, वोटिंग राइट क्या होते हैं, किस तरह से वोटिंग हो सकती है, ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, स्पेशल बिजनेस क्या होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कैसे कहते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे कहते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ आता। लेकिन बस बेसिकली चैप्टर 1 चूँकि एक इंट्रोडक्शन टू द कंपनी है, तो बस किताब बनाने वाले ने क्या किया कि सब कुछ ना डाल दिया इंट्रोडक्शन के बारे में, जो जो कुछ बता सकता हूँ ना सब बता दूँ कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। अच्छा, बाकी फिर बताना ये पड़ता है कि भाई इस बारे में ना मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी अगले चैप्टर के उस हिस्से में। जैसे वो अखबार नहीं पढ़ते हैं, अखबार में लिखा होता है कि मज़ीद जानने के लिए जो है ना वो सफ़े को पलटी है, और फिर उल्टा करके हम देखते हैं भाई अखबार में, भाई तू तो उल्टा नहीं हो यार, सीधा हो जा। अच्छा, फिर हम देखते हैं भाई अखबार में उधर क्या लिखा हुआ है। तो बस ऐसी कुछ कहानी है। तो मीटिंग्स के बारे में हम बात करेंगे, भाई वोटिंग राइट किस तरह से होते हैं, एक्सरसाइज किस तरह किया जाता है, क्या कौन कौन से बिजनेस होते हैं, ऑर्डनरी बिजनेस कौन से होते हैं, स्पेशल बिजनेस कौन से होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि रेजोल्यूशंस फैसले कंपनी के अंदर किस तरह होते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। इसको बात करने के बाद फिर कोई 2-3 सवाल प्रैक्टिस करना है, और फिर मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड माई मोस्ट फेवरेट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कल हो सका तो कल, नहीं तो फिर अगली क्लास में इसी वीक, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। कि अगर कोई ऐसा इदारा है जो कि अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर करवाने जा रहा है, तो उसके लिए फिर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जिसके अंदर मैंने कोई ये 2-3 मिसालें बनाई हैं। It is so much fun and so much interesting topics, but we have to conclude our class of today. आई होप आपको चीज़ समझ आ गई होंगी। एक समरी बता देता हूँ कि हमने आज क्या स्टडी किया। हमने सबसे पहले क्लास में आते ही स्टडी किया कि हमारे पास प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज़ क्या होती हैं। प्राइवेट कंपनी के अंदर हमने बात की, एक होती है सिंगल मेंबर कंपनी, एक होती है अदर प्राइवेट कंपनीज़। सिंगल मेंबर कंपनी में एक ही बंदा, वही डायरेक्टर, और फिर वही सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है। एंड सिंगल मेंबर कंपनी में सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक रेगुलेशंस। फिर हमने बात की प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है। हमने प्राइवेट कंपनी की बात की, रिस्ट्रिक्ट द शेयर ऑफ ट्रांसफर, और फिर क्या बात की कि लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर टू 50 एक्सक्लूडिंग द एम्प्लॉयज एंड प्रोहिबिट पब्लिक सब्सक्रिप्शन, और जॉइंट होल्डर आदि मानव विल बी ट्रीटेड एज वन। फिर हमने बात की पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी में आती है 2 तरह की कंपनीज, एक होती है लिस्टेड कंपनी, एक होती है अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जिसके शेयर्स सिक्योरिटीज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हों, और एक होती है अनलिस्टेड कंपनी जिसने अपने आप को अभी तक लिस्ट नहीं करवाया। फिर हमने बात की कि प्राइवेट कंपनी को प्रोहिबिटेड है कि वो अपने शेयर्स मार्केट में आके इशू नहीं कर सकता, जबकि अनलिस्टेड कंपनी कैन इशू देयर शेयर्स टू द मार्केट, बट उनको लिस्टिंग करवानी पड़ेगी। उसके बाद हमने बात की क्या बात की? पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी भी हो गई, लिस्टेड भी हो गई और अनलिस्टेड भी हो गई। फिर हमने बात की पब्लिक सेक्टर कंपनी की। पब्लिक सेक्टर कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी। अब सवाल है गवर्नमेंट एजेंसी क्या होती है? तो जब मैंने सर्च किया गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर, तो लिखा हुआ है कि भाई रेंजर्स इज ऑल्सो गवर्नमेंट एजेंसी, ड्रेप गवर्नमेंट एजेंसी है, SECP गवर्नमेंट एजेंसी है। तो गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू या खुद गवर्नमेंट अगर नॉट लेस देन 51% वोटिंग सिक्योरिटीज और वोटिंग पावर रखे, तो ऐसी कंपनी भी हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाती है, या उसके अंदर गवर्नमेंट की पावर टू इलेक्ट, नॉमिनेट और अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर हो। और फिर इसकी एक्सेप्शन पढ़ी हमने कि नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स बाय SECP ऑन द बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, यानी वो पब्लिक सेक्टर के अंदर शामिल नहीं होगी। फिर हमने बात की होल्डिंग और सब्सिडरी की। काफ़ी पढ़ लिया आज तो। होल्डिंग के अंदर हमने बात की कि होल्डिंग कंपनी से कंपनी विच इज अनदर कंपनी होल्डिंग कंपनी इफ एंड ओनली इफ बट दैट अदर कंपनी जैसे सब्सिडरी। और सब्सिडरी के अंदर हमने बात की कि सब्सिडरी ऐसी कंपनी है जिसकी कंपोजिशन बोर्ड की कंट्रोल करती है होल्डिंग कंपनी मोर देन वन ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटीज बाय इटसेल्फ और विद वन और मोर इट्स सब्सिडरी। अच्छा, ये वाली इसकी जो हमारी लाइन थी, इसकी हमने प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन कहाँ देखी? वो KRL वाले सवाल में देखी और हिल और रेस्टोरेंट्स वाले में देखी, इस वाले की कि विद सब्सिडरी अगर मैं किसी को कंट्रोल कर रहा हूँ। फिर हमने बात की होली ओन सब्सिडरी की, ऐसी सब्सिडरी जिसके अंदर मैं पूरी शेयर होल्डिंग करता हूँ। तो आज के लेक्चर को यहीं रखते हैं। लेक्चर नंबर 3 के साथ दीजिए हमें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहेगा। फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं लेक्चर नंबर 4 में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।